हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है रवि सिंह और आज हम नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे और अगले लेक्चर के अंदर हम आज प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है और उसके साथ साथ उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको कैसे बनाने हैं और कैसे सोल्व होंगे। कंप्लीट नीट के लिए क्रैश कोर्स है ये और नीट के प्रत्येक टॉपिक जो आपके सिलेबस में है और उसके न्यूमेरिकल्स कम से कम 30 से 35 साल जो पहले आए हुए हैं सभी को मैंने कवर किया है। इसलिए अच्छे से आपको एक एक लेक्चर को देखना है। जब आप एक एक लेक्चर को कवर करोगे तो आपको ये फील होगा कि आपकी फिजिक्स है उसको स्ट्रेंथ मिल रही है और 100% आपके 180 आउट ऑफ 180 निकल जाएंगे अगर आप इस लेक्चर के साथ कंप्लीट बने रहेंगे। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। देखिए, अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक मोशन है जो प्लेन के अंदर आई है। सबसे पहले तो मैं आपको अगर बात करूं तो ये जो मोशन है ये प्लेन के अंदर मोशन का कंसेप्ट यहां से चल रहा है। तो मोशन इन प्लेन आप इसको समझ सकते हो, उसका एग्जाम्पल है। पहली बात तो जो बेसिक से उठाया है वो क्या है, मोशन इन प्लेन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके अंदर हम साइमल्टेनियसली दो कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, एक कोऑर्डिनेट की बात न करके। जब हम साइमल्टेनियसली दो कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो उसको प्लेन कहते हैं और तीन कोऑर्डिनेट की बात कहते हैं तो उसको स्पेस बोला जाता है। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। तो अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या कहता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं, ऊपर थ्रो किया तो उस ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से आप दिखाई देगा। मान लिया जाए किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और कुछ समय के बाद ऐसा चलता हुआ वो वापिस आएगा। जैसे बचपन में आप जो फुटबॉल देखा होगा खेलते हुए या खुद भी खेले होंगे और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि कोई बच्चे क्या करते हैं कि गेंद को उछालना खेलते हैं। आपको देखी होगी ना, क्रिकेट वाली जो बॉल होती है उसको हवा में उछालते हैं। जब उसको हवा में उछालते हैं तो बॉल इस तरह से ऊपर जाती है, इस तरह से ऊपर जाती है और यहां आके एक सेकंड के लिए रुक जाती है। यहां पे मोशन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है एक सेकंड के लिए, फिर वापस नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी मोशन को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्योंकि इसके पास अभी क्या है, दो कोऑर्डिनेट हैं, दो डायमेंशन की मोशन है, इसलिए इसको मोशन इन प्लेन भी हमने बोल दिया है। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जब किसी भी बॉडी को एयर में थ्रू किया जाता है तो उसकी जो मोशन है वो टोटली अंडर द ग्रेविटी होती है। जैसे ही इस बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया तो हो क्या रहा है कि ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। मैं आपको बेसिक से बात बता रहा हूं, जो बातें आपको बोल रहा हूं वो सारी बातें आपको क्या आएंगी, काम आएंगी। तो जब मैं इस बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं तो इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है और एक टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, और फिर वापस नीचे आना स्टार्ट हो गई। ये सारा जो काम हो रहा है किसके अंडर हो रहा है, ग्रेविटी के अंदर। तो इसलिए एक बार क्वेश्चन बन के आया था, क्या ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो इन्वॉल्वमेंट होती है। तो बिल्कुल ग्रेविटी का इफेक्ट बिल्कुल होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। कैसे होता है, आपको पता होगा जी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। छोटी क्लास 9th क्लास में इस बात को सीख के आते हो। जी की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण। तो एक्चुअल में हो क्या रहा था कि जब मैंने इस बॉडी को ऊपर की तरफ v नाम की वेलोसिटी दी तो ग्रेविटी इस बॉडी के ऊपर, जो आपको ये बॉडी दिखाई दे रही है, इसके ऊपर ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लगी, नीचे की तरफ। क्योंकि अर्थ हमेशा प्रत्येक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, नीचे की तरफ खींचती है, इसलिए ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। इस बात को याद रखना। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था पीछे वाले जो लेक्चर आया था, जब हमने कहा था कि एक विंडो के अंदर से बॉल नीचे जो है ड्रॉप कर दी तो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, पैराबोलिक, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी। तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेविटी है हमेशा क्या लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी। तो जैसे ही मैंने किसी वेलोसिटी के साथ इसको ऊपर फेंका तो ये बॉल ऊपर जा रही है वी वेलोसिटी के साथ, बट इसको नीचे की तरफ कौन खींच रहा है, जी खींच रहा है। अगर इसको नीचे की तरफ जी खींच रहा है तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब यहां पे इसकी वेलोसिटी वाई एक्सिस की तरफ, ये कौन सा एक्सिस है,
वाई एक्सिस की तरफ क्या हो जाएगी, दैट इज वाई एक्सिस की तरफ इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर क्या करेगा, अभी भी इसके ऊपर ग्रेविटी तो लग रही है, इस पॉइंट पे ग्रेविटी लग रही है, तो अब क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ आ रही है, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ, तो दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ऐड होंगी तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में ग्रेविटी है, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, बढ़ते 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 वही वेलोसिटी हो जाएगी जिस वेलोसिटी के साथ इसको फेंका गया था। मान लिया जाए इसको यहां से 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ फेंका गया, ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0, फिर वापस आते आते इसकी वेलोसिटी फिर से कितनी हो जाएगी, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। जिस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है उसी वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट वापस नीचे की तरफ आता है, यह बात आपको याद रखनी है। और ये सारा का सारा काम किसके अंडर हो रहा है, ग्रेविटी के अंडर हो रहा है। बेसिक को समझना जरूरी है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स आपके सारे हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन व्हेन वी थ्रो ए बॉडी इन स्पेस then it come on the ground under the effect of gravity। जब किसी बॉडी को स्पेस में फेंका जाता है तो वो वापस अर्थ के ऊपर आती है कुछ टाइम के बाद, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन को दो अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और दूसरा होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल को हम पढ़ेंगे, वो आपको समझना है। तो मैंने यहां पे बताया एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ज्यादा मैं इसके अंदर डीप थ्योरी के अंदर नहीं जाऊंगा, आपको केवल बेसिक बातें बताऊंगा। सबसे पहले हम कौन सा ले रहे हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ले रहे हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। तो जब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे तो मान लिया जाए हमने किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया, नहीं ये तो शेप नहीं बन रही है, चलो पेन से ही बना देते हैं। यहां से इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया, मतलब यहां हमने इसको क्या नाम दे दिया, यू नाम की वेलोसिटी दे दी, ठीक है। जब इसको यू नाम की वेलोसिटी दी और ये एंगल कौन है, थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इसमें एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ है। जब आपको न्यूमेरिकल देगा तो कई बार आपके साथ ऐसा कर सकता है कि उस एंगल को वर्टिकल के साथ दे सकता है। अगर उसने एंगल को वर्टिकल के साथ दिया है तो आपका जो सॉल्यूशन का तरीका थोड़ा अलग है। अलग का मतलब एंगल चेंज हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, वो मैं आपको सिखा दूंगा। अभी आपको जब बेसिक करवा रहा हूं तो उसमें आपको याद रखना है कि किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ। अब आपको पता है कि इस u के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, देखो एक तो इस एक्सिस की तरफ, दैट इज u cos थीटा, जिसको हम क्या कहते हैं, ux कहते हैं, और दूसरा इस एक्सिस की तरफ होगा जिसको हम क्या कहते हैं, u sin थीटा, और ये कंपोनेंट होगा uy। अब मैं आपको अभी अभी बोल रहा था कि ये जो मोशन है प्लेन के अंदर है, और प्लेन के अंदर मोशन कितने डायमेंशन में होती है, 2 डायमेंशन में। इसलिए देखो एक एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट है और एक वाई एक्सिस की तरफ है, इसलिए मोशन कैसी हो गई है, 2 डायमेंशन मोशन हो गई है। जैसे ही इस प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया तो इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। अब देखो जब मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो इस पॉइंट पे इसके पास एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, एक इसमें, इस वाली कौन सी है, ux, और इस वाली कौन सी है, uy है। जैसे जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे पहुंचेगा, तो इसका ये कंपोनेंट तो कौन हो गया, ux, पर ये y वाला कंपोनेंट, दैट इज uy वाला कंपोनेंट कितना हो गया है, 0 हो गया है। मैंने अभी अभी आपको समझाया था पीछे कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वाई एक्सिस की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अब वाई एक्सिस की वेलोसिटी 0 हो गई है तो इसका वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, 0, पर एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या रहा है, सेम रहा है। तो जब भी आप पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन को रीड करोगे, याद रखना, जब भी आप पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन को ऊपर काम करोगे तो एक बात आपको याद रखनी है जो बड़े काम की है, बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये रहेगा रिमेन सेम, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, रिमेन सेम, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। जब यहां पे है तब भी इसकी जो कंपोनेंट u cos थीटा इज इक्वल टू ux है, यहां पे है तब भी इतना ही रहेगा, यहां पे आएगा तब भी क्या रहेगा, ux के बराबर ही रहेगा कौन, vx, और ये कंपोनेंट फिर से आना शुरू हो जाएगा जिसको क्या कहते हैं, uy। मैंने पहले ही कहा था जब इस पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन को हम 2 भागों में देखना चाहते हैं, अगर आप इसको 2 भागों में देखोगे तो कुछ इस तरह से देखोगे। देखिए पूरी मोशन को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ये पहला भाग है, ये पॉइंट O है,
और ये पॉइंट P है और ये पॉइंट कौन है, Q है। ठीक है, अगर आप O से P तक की बात करते हो, मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, जो चीज समझा रहा हूं उसको समझिए, इसके बाद आपके सारे न्यूमेरिकल उठ जाएंगे। मैं गारंटीड लेता हूं कि ये थ्योरी आपने एक बार कर ली तो एक भी न्यूमेरिकल आपका नहीं रुकेगा, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, OP ये कौन है, दैट इज एसेंट। ये कौन सी मोशन है, एसेंट के लिए, दैट इज फॉर एसेंट। अगर हम OP की बात करते हैं तो OP किसके लिए है, एसेंट के लिए। ठीक है भाई, और PQ की बात करते हैं तो ये किसके लिए है, डिसेंट के लिए। ठीक है, और एग्जैक्टली दोनों इक्वल हैं, यानी कि जो काम ऊपर जाते हुए हो रहा है वही काम उल्टा हो जाएगा नीचे आते हुए। कैसे, जैसे ऊपर जाते हुए ये y एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो कम होते होते कितना हो गया है, 0 हो गया है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो y एक्सिस वाला कंपोनेंट फिर से आ जाएगा, देखो ये फिर से आ गया, और जैसे ही इस पॉइंट से टकराएगी, जैसे ही वापस इस पॉइंट से टकराएगी तो इसके फिर से दो कंपोनेंट होंगे, ये तो होगा ux जो एग्जैक्टली इक्वल है, कभी भी चेंज नहीं होता है, इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी और इसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, हमेशा इक्वल रहेगी, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। अब नीचे की तरफ कौन हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे डायरेक्शन में कौन हो गया, दैट इज vy कंपोनेंट। देख लीजिए, जो कंपोनेंट पहले था u sin थीटा, वही कंपोनेंट यहां होगा बाद में। ठीक है, पर डायरेक्शन उलट हो गई है, इसी पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, इसी पे आया हुआ है क्वेश्चन। देखिए, जब यहां पॉइंट था तो एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में भी चेंज नहीं, कंपोनेंट भी चेंज नहीं, पर वाई एक्सिस किस तरफ था, इस डायरेक्शन में। जैसे ही यहां पे पहुंचा जहां पे ये लॉन्च हुआ है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन और कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, बट इसकी जो वाई एक्सिस है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है पर उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो चुकी है, पहले उसकी डायरेक्शन क्या थी, अपवर्ड थी। इसलिए आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, पहली बात तो याद रखनी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। पूरी मोशन को दो भाग में डिवाइड कर दिया, आधी एसेंट कहलाती है और हाफ डिसेंट। ऊपर जाने वाली को एसेंट कहते हैं, नीचे वाली को डिसेंट। एग्जैक्टली दोनों सेम होती है, कोई फर्क नहीं होता। वर्टिकल कंपोनेंट जैसे ही जिस पॉइंट से लॉन्च हुआ है उतना ही होगा, सॉरी, जिस पॉइंट से फेंका गया है और जिस पॉइंट पे आके लॉन्च होता है, दोनों पे क्या होगा, सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। देखो, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ और इसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है। तो ये सारी बातें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो आप सारे काम कर सकते हैं। अगली नेक्स्ट बात, एक्सेलरेशन जो एक्स कंपोनेंट की तरफ होता है वो हमेशा 0 होती है, याद रखना, क्योंकि बॉडी की एक्सेलरेशन तो ऊपर की तरफ है, इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, इसलिए इसकी एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी, 0 हो गई। क्यों, क्योंकि इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा क्या रह रहा है, कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है अलोंग एक्स एक्सिस तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होती है, 0। आपको पढ़ा रखा है पूरा लेक्चर, उसके अंदर जब आया था तो मैंने आपको बताया था, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। पर वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी धीरे धीरे 0 होती है, फिर से बढ़ती है, इसलिए जो वाई एक्सिस का कंपोनेंट है वो हमेशा -g के बराबर होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। ये दो बातें और ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये बातें पता है तो सारे न्यूमेरिकल आप फोड़ दोगे, एक भी न्यूमेरिकल आपका नहीं रुकेगा, ये गारंटी मेरी है। इसके बाद नेक्स्ट एक बात और जो आपको पता होनी चाहिए, देखिए, ये प्रोजेक्टाइल हो गया। अब यहां से एक बॉडी को हमने थ्रो कर दिया, किस वेलोसिटी के साथ, ये हमारा ओरिजिन है, इसलिए यहां से u वेलोसिटी के साथ इसको फेंका गया। ये एंगल हमारे पास कौन हो गया, थीटा हो गया। हमेशा आप हॉरिजॉन्टल के साथ लेंगे, बाद में इसको मैं चेंज करवा के आपका वर्टिकल वाला भी चीज सिखा दूंगा आपको। ठीक है, अब जब हम ये करते हैं तो इसके बाद देखिए, ये कंपोनेंट कौन होगा, दैट इज u cos थीटा, और ये कंपोनेंट कौन होगा, दैट इज u sin थीटा। ये y एक्सिस की तरफ है और ये कौन है, x एक्सिस की तरफ है। पहले ही बताया y एक्सिस का कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता, x एक्सिस का हो जाता है। ये बिल्कुल मिडल पॉइंट है जिसको हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं। इससे ऊपर तो प्रोजेक्टाइल गया ही नहीं, देख सकते हो नीचे से उड़ता हुआ प्रोजेक्टाइल बस यहां तक गया, इससे ऊपर प्रोजेक्टाइल नहीं गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसकी मैक्सिमम हाइट कहते हैं। अगर मैं आपको मैक्सिमम हाइट दिखाऊं तो ये इसकी पूरी क्या हो गई है, मैक्सिमम हाइट। जो है हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा है, ये पॉइंट, ये इसका क्या हाईएस्ट पॉइंट है, इसलिए मैं इसको क्या लिख देता हूं, एच लिख देता हूं, हाईएस्ट पॉइंट है। अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं कुछ इस तरह से, ये ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं इस एंगल को क्या कह देता हूं, फाई एंगल। इस एंगल को क्या कह देता हूं, फाई एंगल।
ये जो आपको फाई एंगल दिखाई दे रहा है, दैट इज फाई इज इक्वल टू में एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। याद रखना भाई, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाई इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो पूरी हाइट है इसको मैंने एच बोल दिया, और इस एच को क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट कहते हैं प्रोजेक्टाइल में, दैट इज मैक्सिमम हाइट। ठीक है भाई, इसको क्या बोल दिया, मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट निकालने का फार्मूला भी आपको पता है। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट जो निकालने का फार्मूला होता है दैट इज एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में 2g। और ये कब है, जब ये एंगल थीटा किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ है। अगर यही वर्टिकल के साथ होता तो क्या होता, उसके बारे में हम इससे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। आपको हॉरिजॉन्टल जो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और उसकी हाइट जो है मैक्सिमम, उसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, अगर आप इसको निकालने की कोशिश करोगे तो सीधा फार्मूला लगा दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, इस प्रकार हो जाएगा। अब आप सभी को पता है कि इसको ऊपर ले जाने का काम कौन कर रहा है, y कंपोनेंट। x कंपोनेंट तो हमेशा कांस्टेंट है, उसका कोई हाथ नहीं है इस मोशन के दौरान, इसलिए जब ये प्रोजेक्टाइल उड़ के ऊपर गया है, उसको ऊपर ले जाने का काम किसने किया है, उसके y कंपोनेंट ने। और जैसे ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो vy कंपोनेंट कितना हो जाता है भाई, 0, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये कौन है, इनिशियल। इनिशियल कितना था भाई में, u sin थीटा, दैट इज u sin थीटा। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर यहां, स्क्वायर यहां, प्लस में 2। और एक्सेलरेशन कितनी होती है, g इंटू में h। देखो y एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन कितनी होती है, -c। ठीक है, इस प्रकार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो इस प्रकार हो जाएगा, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का उस तरफ जाके प्लस का, डिवाइडेड बाय 2g इज इक्वल टू h। तो ये मैक्सिमम हाइट निकालने का तरीका होता है इस तरह से। ये सिंपल सा तरीका है, कोई मुश्किल या कोई बड़ा तरीका नहीं है, इसलिए मैंने वहां पे डायरेक्ट आपके सामने लिख दिया है, और आप भी उसको जो है सोल्व कर सकते हो। मैं इसको साफ कर रहा हूं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एच इज मैक्सिमम हाइट। अब h की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसको बोला जाता है रेंज। इसको क्या बोला जाता है, रेंज, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, r से डिनोट करते हैं। इस रेंज को क्या करते हैं, r। रेंज का मतलब क्या है, जिस पॉइंट से हमने इस प्रोजेक्टाइल को फेंका और जहां पे जाके ये लॉन्च हुआ है, उसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं भाई, रेंज कहते हैं। जहां से ये प्रोजेक्टाइल फेंका गया है, कहां से फेंका गया, यहां से, और कहां से फेंका गया भाई, यहां से फेंका गया है ये प्रोजेक्टाइल, और कहां पे आके लॉन्च हुआ है, यहां पे। इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। देखिए मैं आपको फोड़ना सिखाऊंगा, एक एक न्यूमेरिकल इतने जबरदस्त तरीके से आपको करवाऊंगा, आप देखते रह जाएंगे। और क्वेश्चन जो है विद इन 30 सेकंड 40 सेकंड ऐसे प्रश्न होंगे आपके, याद रखना। ये रेंज है, अगर ये रेंज है तो ये सिमेट्रिकल है, आधा उसके बराबर है, इसलिए जो आधी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, r/2, और ये आधी डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। ठीक है, अब इस tan phi के ऊपर इतना क्यों जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर बार बार प्रश्न आ रहा है। अगर मैं tan phi की बात करूं तो होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज परपेंडिकुलर इज p एंड बेस इज b के बराबर। अब यहां से अगर मैं tan phi निकालूं तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, h के बराबर है, और बेस हमारे पास कितना है, r/2 के बराबर है। तो tan phi हो गया हमारा 2h/r के बराबर। ये एक फार्मूला है, डायरेक्ट पूछे जाने वाला फार्मूला है, दैट इज 2h/r, याद रखें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। हमारे पास h की वैल्यू है, अब हमें रेंज की वैल्यू निकालनी है, और उससे पहले मैं आपको टाइम पीरियड निकालना सिखाता हूं इसका। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें
इस पूरे प्रोजेक्टाइल के टाइम पीरियड की बात करते हैं। देखिए, जब एक प्रोजेक्टाइल यहां से उड़ा है और उड़ के यहां तक गया, कहां तक, एच तक, ओ इसको कह देते हैं, एच इसको कह देते हैं और क्यू इसको कह देते हैं। मान लिया जाए उस प्रोजेक्टाइल ने ओ से एच जाने के लिए कितना टाइम लिया, टी लिया है, और ये सिमेट्रिकल होने के कारण एच से क्यू जाएगा तो भी टाइम क्या लेगा, टी, क्योंकि दोनों पाथ बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है। अगर ओ से लेके एच तक गया है तो एच से लेके क्यू तक जाएगा तो दोनों में टाइम क्या होगा, सेम। तो इसका टोटल जो टाइम टी है वो कितना हो गया है, 2 इंटू टी के बराबर। टोटल टाइम कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ टी। अब फिर से मैं कह रहा हूं कि ये प्रोजेक्टाइल उड़ रहा है, उड़ने का काम, इसको उड़ाने का काम कौन सा कंपोनेंट करता है, वाई कंपोनेंट। ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए जो मैं बोल रहा हूं, वाई कंपोनेंट करता है। तो हमारे पास फिर से इक्वेशन लगेगी, दैट इज वी वाई यू वाई प्लस में ए इंटू टी के बराबर। अब आप सभी को पता है कि जब ये प्रोजेक्टाइल उड़ के इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहां पे y कंपोनेंट वेलोसिटी का फिर से क्या हो जाएगा, 0। अगर y कंपोनेंट 0 है तो इक्वल टू 0, और यू वाई कितना था भाई, u साइन थीटा, तो यहां पे क्या लिखा, u साइन थीटा प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस जी, दैट इज माइनस जी इंटू टी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो u साइन थीटा डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू में t के बराबर। ठीक है, अब हमारे पास टोटल टाइम तो 2t के बराबर है, इसलिए टोटल टाइम निकाला जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ u साइन थीटा डिवाइडेड बाय z। ये किसका फार्मूला आ गया भाई, टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया। इसलिए आपको ये टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये टाइम पीरियड का फार्मूला है, और इससे पहले हमने जो फार्मूला किया था, ये फार्मूला ये किसका है, मैक्सिमम हाइट का है। मैक्सिमम हाइट जो उस प्रोजेक्टाइल के द्वारा ट्रेवल की गई उसको उसकी मैक्सिमम हाइट कहते हैं, और टाइम पीरियड का मतलब उसके टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान, यानी कि कितने टाइम के लिए उड़ा, द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल when it remains in air is called their time period। उसको उसका टाइम पीरियड कहते हैं, that is equal to 2 u sin theta by z। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज का मतलब क्या हुआ, o से लेकर के q के बीच की दूरी, तो रेंज तो वही होगी। अगर हम रेंज की बात करते हैं तो दैट इज ओ से लेकर के क्यू की दूरी। अब एक बात बताइए, इस ओ पॉइंट से उठा के इस प्रोजेक्टाइल को क्यू पॉइंट पे रखने का काम किसने किया है, एक्स वाले कंपोनेंट ने। इसको ऊपर उड़ाने का कंपोनेंट वाई करता है, और इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक शिफ्ट करने का काम कौन सा कंपोनेंट कर रहा है, इसको दोस्तों काम कर रहा है एक्स कंपोनेंट। अगर एक्स कंपोनेंट कर रहा है तो आपको पता होगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है। अब वेलोसिटी हमारे पास एक्स एक्सिस की कौन सी हो गई है, वी एक्स, ठीक है, और टाइम हमारे पास टोटल कितना है, टी, तो ये क्या हो जाएगी, रेंज, जिसको हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस कह सकते हैं। अब एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट कौन था, दैट इज यू कोस थीटा, आपके सामने है यू कोस थीटा, और टाइम पीरियड कितना है, ये रखा, देखो ये रहा, दैट इज 2 यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी के बराबर। अगर आप मोटे तौर पे सारी बातें करते हैं तो आपको पता चलेगा दैट इज u इंटू यू स्क्वायर, यहां कौन रहेगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय में g के बराबर। ठीक है, ये क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई रेंज। आपको बता दूं मैं, 2 साइन थीटा और कोस थीटा को मैथमेटिक्स की टर्म में साइन 2 थीटा बोला जाता है। 2 साइन थीटा कोस थीटा को मैथमेटिक्स की टर्म में साइन 2 थीटा के नाम से जाना जाता है। इसलिए ये जो पूरी मोशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम दैट इज रेंज इज इक्वल टू में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये रेंज आ गई। ठीक है, तो ये रेंज निकालने का आपके पास फार्मूला है। अगर हम अब सारे एक साथ लिखें, आप देखोगे कि ये फार्मूला जो है ये रेंज का फार्मूला है, और टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास था 2u साइन थीटा बाई में जी, और h का हमारे पास फार्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में 2g। ये फार्मूले थे। अगर हमारे पास ये सारे फार्मूले हैं, इसके बाद मैंने निकाला था दैट इज tan phi इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय r बाय 2 के बराबर। अगर मैं इस tan phi एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, h की वैल्यू रखो यहां से, h की वैल्यू ये रही, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय
2 इंटू जी, ये 2 साथ में रहेगा और रेंज की वैल्यू ये रही, दैट इज यू स्क्वायर। फिर से इस साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, फिर से इस साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज 2 साइन थीटा कोस थीटा के बराबर लिख सकता हूं। डिवाइडेड बाय कौन होगा, जी होगा, तो एक जी से जी कैंसिल आउट, एक 2 से 2 कैंसिल आउट, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, एक साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, रहा क्या, दैट इज इक्वल टू tan फाई इज इक्वल टू, देखो 1/2 साइन थीटा यहां था, कोस थीटा यहां था, तो tan थीटा। याद रखना बहुत बार पूछा जाने वाला रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को याद रखना, दैट इज tan फाई इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। tan फाई इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, बहुत बार काम आएगा, इसलिए आपको ये क्या करना है, याद रखना है, ये मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूं। इसके बाद इसी प्रोजेक्टाइल के अंदर अगर हम बात करें इसकी ट्रेजेक्ट्री, इसकी ट्रेजेक्ट्री का फार्मूला होता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। आपको याद होना चाहिए, ये सारे फार्मूले आपको एक एक करके याद होने चाहिए, क्योंकि अभी ये पूरा क्रैश कोर्स है, इसलिए मैं जो डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो करवा रहा हूं, जो डेरिवेशन आपको डायरेक्ट याद रखना है मैं वो आपको यहां बता रहा हूं। तो ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। बहुत बार ये काम भी आएगा हमारे, इसलिए इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसका कोई काम आपके पास डेरिवेशन का अभी इतना कोई ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। इसी प्रकार अगर आप बात करते हो, जो हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट, y की वैल्यू हमने ट्रेजेक्ट्री की फॉर्म में निकाल ली है, इसके बाद हम एक फार्मूला और मैं आपको बताता हूं, उस फार्मूले को और याद रखना है, दैट इज v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी इंटू टी अंडर द रूट। ये जो फार्मूला है ये भी इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, उस प्रोजेक्टाइल मोशन के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, और उसका फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी अंडर द रूट। ये फार्मूला भी इस प्रोजेक्टाइल मोशन का आपको याद होना चाहिए, उसी के बाद आप आगे बढ़ पाओगे। अगर अब हम बात करते हैं दूसरे प्रोजेक्टाइल की, जिसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, उसके अंदर कोई खास बातें नहीं है ज्यादा, सिंपल सा प्रोजेक्टाइल है जो आप पढ़ के भी आ चुके हो, वो बातें बस आपको समझानी है, ठीक है। देखिए मान लिया जाए यहां से इस पॉइंट से एक बॉडी को मैं u वेलोसिटी के साथ थ्रो कर देता हूं। अब जो ये u वेलोसिटी है ये कौन से एक्सिस में है, दैट इज x एक्सिस में। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे इसके पास y एक्सिस की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है, इसलिए इसकी y एक्सिस की तरफ वेलोसिटी क्या है, 0 के बराबर है। केवल वेलोसिटी किस एक्सिस की तरफ है, x एक्सिस की तरफ वेलोसिटी है, y एक्सिस की तरफ कोई भी वेलोसिटी इसके पास नहीं है। अब ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से आएगा और ग्राउंड पे आके स्ट्राइक करेगा। सभी को पता है कि मोशन कुछ ऐसे होगी जैसे कि हम छत पे खड़े होकर किसी चीज को ऐसे फेंक दें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक दें, तो वो जो है वो इस तरह से आएगी। इससे पहले जो ये मैंने ट्रेजेक्ट्री करवाई है, ये ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होती है, याद रखना, दैट इज पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, इसको पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। अब क्या होगा जब ये ux वेलोसिटी के साथ आएगा और ये h हाइट ऊपर है, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की दूरी क्या है, h है। तो अब इस बॉडी को ग्राउंड पर आने के लिए, यानी कि यहां से चल के यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो फार्मूला लगा दो, क्योंकि देखो यहां से यहां पहुंच रही है, क्योंकि ये हमें क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, हम पाथ को फॉलो नहीं करते, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। जब बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर आ रही है तो आपको एक बात याद रखनी है कि ये काम y कंपोनेंट का होता है और दूसरे कंपोनेंट का नहीं है, तो इसलिए vy, इसको हम सोल्व कर देंगे डायरेक्ट, दैट इज sy इज इक्वल टू में uy इंटू टी प्लस हाफ at का स्क्वायर, इस तरह से सोल्व करेंगे।
ठीक है। अब एस वाई तो आपका कितना है, एच है, इसलिए हमने इसको क्या रख लिया, एच रख लिया, इज इक्वल टू वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी इनिशियल क्या है, 0 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 0, तो 1/2, एक्सेलरेशन कितनी होगी -g, और साथ में किसका स्क्वायर, टी का स्क्वायर। अब इस h को देखोगे तो ये भी तो नीचे है, ऊपर होता तो प्लस का, नीचे होता तो माइनस का, तो यहां भी क्या आ जाएगा माइनस, इस माइनस से माइनस कैंसिल, 2 ऊपर h डिवाइडेड बाय में g अंडर द रूट, ये इसका क्या हो गया है, टाइम पीरियड हो गया। तो इसका टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला सीधा सा है जो आपको पहले से पता है, दैट इज √2h/g। अब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। अब इसी रेंज को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दैट इज वेलोसिटी का x कंपोनेंट और उसका मल्टीप्लाई टोटल टाइम के लिए। टोटल टाइम का मतलब जब इस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल चला और इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया तो इसने कितना टाइम लिया, दैट इज √2h/g के बराबर लिया है। अब हम क्या करेंगे, दैट इज रेंज इज इक्वल टू ux की वैल्यू तो हमने क्या रख ली, u रख ली, ठीक है, और टाइम पीरियड की वैल्यू क्या रख ली हमने, अंडर द रूट 2h/g, इस प्रकार। तो ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगी इस प्रोजेक्टाइल मोशन की। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये एट ए टाइम आपके सामने सारी बातें आ जाएंगी। अब इसके साथ क्या हो रहा है कि जैसे ही ये इस पॉइंट के ऊपर था तो यू वाई वेलोसिटी 0 थी, जैसे यहां पे आएगा तो इसका ये कंपोनेंट कौन होगा, ux, दैट इज इक्वल टू vx। ये लिखने का तात्पर्य क्या है कि हॉरिजॉन्टल मोशन हमेशा सेम रहती है, हॉरिजॉन्टल जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो हमेशा सेम रहती है, कभी चेंज नहीं होती। पहले वाली बात है, सेम बात है, अलग नहीं होगी। यहां पे इसके पास कौन सा कंपोनेंट आ गया है, y कंपोनेंट। यहां तो 0 था पर यहां y कंपोनेंट इसके पास है। जैसे ये ग्राउंड से टकराएगा तो ये इसका कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, दैट इज ux इज इक्वल टू vx, क्योंकि x एक्सिस का कंपोनेंट कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज नहीं होता, और ये कंपोनेंट कौन हो जाएगा, uy का, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा ये, और इस रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा बीटा। ये याद रखना, एंगल यहां नहीं बनता, यहां बनता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको बताया गया है कि एंगल कहां बनेगा, यहां बनेगा। अब यहां से आप अगर tan बीटा निकालो, इस एंगल की वैल्यू निकालो, जैसे यहां पे भी एंगल कहां बनेगा, रिजल्टेंट यहां बनेगा बीटा, ठीक है। तो इस tan बीटा की वैल्यू निकालोगे तो दैट इज y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय में x कंपोनेंट, ये हो जाएगा y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, इस तरह से हो जाएगा। अगर मैं इसी प्रोजेक्टाइल के आगे बात करूं और इसकी ट्रेजेक्ट्री की बात करूं तो y इज इक्वल टू, अगर हम इसकी ट्रेजेक्ट्री की बात करेंगे तो y इज इक्वल टू gx² डिवाइडेड बाय 2u², ये फार्मूला होता है इसकी ट्रेजेक्ट्री का। और ये ट्रेजेक्ट्री अगर मैं इस पूरे के पूरे प्रकरण को कांस्टेंट k मान लूं तो ये हो गया दैट इज kx², और ऐसा पाथ किसका होता है, पैराबोला का होता है, इसलिए इसकी ट्रेजेक्ट्री भी कैसी होगी, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जब भी पढ़ते हो तो कोई भी प्रोजेक्टाइल पढ़ो, सभी की ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होती है। सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है कि पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री इन सब की होती है। तो ये हमारे पास कौन सा प्रोजेक्टाइल है। अब इसकी वेलोसिटी एट एनी टाइम के लिए निकालोगे तो सीधा सा है, दैट इज v² इज इक्वल टू u² प्लस g² इंटू t² अंडर द रूट। ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। तो कुछ फार्मूले जो आपको याद रखने हैं, कुछ डेरिवेशन जो आपको आने चाहिए, वो मैंने सारी बातें आपको करवा दी है। अब एक बात इस प्रोजेक्टाइल के अंदर, अभी तक प्रोजेक्टाइल के लिए हमने जब भी बात की है तो हमने जो एंगल थीटा है वो यहां लिया है। अगर ये एंगल थीटा यहां ना होता, यहां पे होता ये थीटा, तो कोई बात नहीं है ना। तो अब ये बच गया कितना, ये टोटल है 90, तो ये कितना बन गया 90 माइनस थीटा। अब आपने h की वैल्यू है u² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में 2g। अब इस थीटा की जगह क्या रख दो, 90 माइनस थीटा रख दो, बस 90 माइनस थीटा है तो साइन 90 पे चेंज होता है, 270 पे एंगल चेंज होते हैं, तो साइन किस में बदल जाएगा, कोस में। तो यही फार्मूला क्या हो जाएगा, u² कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये कब है, जब एंगल ये है। अगर ये एंगल होगा, यहां थीटा होगा तो ये रहेगा। बस कुछ नहीं करना, आपको थीटा की जगह 90 माइनस थीटा करके और काम को रफा दफा करना है। बट जब भी क्वेश्चन करो आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल कौन सा लिया है, ये एंगल लिया है या ये एंगल लिया है, उस पर आपको फोकस करना है। इस बात के लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इस बात पे आपको 100% फोकस करना है कि कौन सा एंगल आपके लिए लिया गया है।
अब मैं कुछ और इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो न्यूमेरिकल्स के साथ कवर करेंगे, तो उसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमारे पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें और सारे वो पॉइंट लेंगे, हम रैपिड फायर चल रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं करना, इसको जस्ट अभी भी करवा देता हूं। देखो इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है कि मान लिया जाए हमने कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले ली, ठीक है। अब क्या हो सकता है, एक पार्टिकल है, ये इसका सेंटर है और ये इसकी क्या है, रेडियस आर है, ये पार्टिकल, ठीक है। अगर ये पार्टिकल इस पूरे सर्कल के अंदर घूम रहा है, अगर इस पार्टिकल सर्कल के अंदर घूम रहा है और इस तरह से घूम रहा है कि उसकी सेंटर से डिस्टेंस हमेशा फिक्स है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। मैंने क्या कहा है, फिर से बात को समझो कि एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है किसमें, सर्कुलर पाथ में, और इस तरह से रोटेट कर रहा है कि उसकी सेंटर से डिस्टेंस हमेशा क्या है, फिक्स है, मतलब रेडियस कभी भी चेंज नहीं हो रही, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह रहे हैं। अगर ये पार्टिकल इस दिशा में जा रहा है v स्पीड के साथ, अगर मैं यहां पे स्पीड की बात करूं, स्पीड कौन है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए डायरेक्शन नहीं होती है तो स्पीड हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। स्पीड हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि डायरेक्शन से तो कोई मतलब है ही नहीं, डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो इस पॉइंट पे इस पार्टिकल की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट पे ये है और इस पॉइंट पे ये है डायरेक्शन, बट स्पीड स्केलर क्वांटिटी होने के कारण डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं होता, इसलिए स्पीड हमेशा सर्कुलर मोशन में कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। यह बात याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको बताया गया। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट, बट वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती, नॉट कांस्टेंट, याद रखना, नॉट कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो जैसे जैसे पॉइंट चेंज हो रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहां पे ये है, यहां पे ये है, यहां पे ये है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्या, कौन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, जिसके कारण वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, केवल स्पीड कांस्टेंट होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। तीसरी बात, जब कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उसके पास कौन सी एक्सेलरेशन आती है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको AC कहते हैं और जिसकी वैल्यू क्या होती है, v स्क्वायर बाय में r, ठीक है, v स्क्वायर बाय r के बराबर। अब आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये कौन है, वेलोसिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी, और ये कौन है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है ये रहा, r इज द रेडियस, वेलोसिटी इज इक्वल टू में रेडियस गुणा में एंगुलर वेलोसिटी, ये रिलेशनशिप होता है। तो इसकी जगह अगर मैं ये रखूंगा तो यहां क्या बनेगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा r ओमेगा का स्क्वायर, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये फार्मूले याद होना चाहिए, v इज इक्वल टू r ओमेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इनका ये रिलेशन दोनों के दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। इसी प्रकार एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप होता है a इज इक्वल टू में r एल्फा, a इज इक्वल टू r एल्फा, सेम इसी की तरह। ये कौन है एल्फा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा को क्या कहते हैं, एंगुलर। ये सारी बातें आपको पहले से पता है, रैपिड फायर हम कर रहे हैं, इसलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा। एक्सेलरेशन क्या हो गई, लीनियर, और अल्फा कौन हो गई, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो दोनों के बीच रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जहां सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स भी आएगा, जिसको क्या कहते हैं, एफसी, जिसकी वैल्यू क्या होती है, mv स्क्वायर बाय r। कहोगे कैसे आई जी, क्योंकि फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, तो मास का एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई, तो v स्क्वायर बाय r। दूसरा फार्मूला क्या बन सकता है, दैट इज m
आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसके m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला बनेगा। तो ये फार्मूला भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होता है और ये भी होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा किस तरफ काम करती है, मैं आपको बात बता दूं, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर। इसकी लाइन कैसे मिलेगी आपको, इसकी मिलेगी लाइन ऐसे लिखा मिलेगा, या तो अलोंग द रेडियस इतना मिल जाए और आगे मिलेगा तो एंड टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर, इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये डायरेक्शन हो गई है किसकी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे, ये अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर हमेशा काम करते हैं। जो बात आपको पता होनी चाहिए, वो सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बात कर रहा हूं। अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे हमने पहले वाले लेक्चर में यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसी प्रकार यूनिफॉर्म मोशन क्या है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में ट्रेवल करती है तो उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन की हमने यहां पे बात की है। अगर यही मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, कैसी हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, यही मोशन कैसी हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, तो उसमें देखिए क्या चेंज आएंगे। अगर यही मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो ये इसका सेंटर रहा, ये इसकी क्या हो गई, रेडियस। अब इस पार्टिकल के पास दो एक्सेलरेशन होंगी, एक तो होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरी कौन हो जाएगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, एटी कहते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला अभी अभी पढ़ाया, वी स्क्वायर बाय में आर, कैपिटल आर लिख लो क्योंकि रेडियस आप कैपिटल आर लिख रहे हो, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा, दैट इज आर इंटू एल्फा, ये भी आपने पढ़ा है। एक वेक्टर देखिए, आपको अब एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये वाला वेक्टर कौन है, AC, और ये वाला वेक्टर कौन है, AT, मतलब एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यू नो वेरी वेल। अब इसका रिजल्टेंट किस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल किस तरफ जाएगा, ऐसे, देखो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इसे, ठीक है। तो नेट रिजल्टेंट अगर निकालोगे तो दैट इज AC का स्क्वायर प्लस में AT का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, दो बातें याद रखना यहां पे, यहां से क्वेश्चन बनेगा, इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा और वहां पे आप पजल नहीं होना है। अगर आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो जो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है हमेशा टुवर्ड्स द रेडियस, टुवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन को फोड़ेंगे उससे पहले आपको थ्योरी का एक एक पॉइंट जो क्वेश्चन बन के आ सकता है वो पता होना चाहिए। अगर आपके पास डायरेक्शन की बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर होती है। अगर यही बात नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, तो उस टाइम पे आपकी जो नेट एक्सेलरेशन आती है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, सेंट्रीपिटल है, उस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 थी। इसलिए यहां पे जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें दो एक्सेलरेशन है और रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, न कि टुवर्ड्स द सेंटर है। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें वो थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल के बारे में, एक एक करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18, बाकी पहले लेक्चर में हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत स्पीड से करेंगे हम, सारी बातें आपके पास हैं। अब आपको पूरी थ्योरी के जो जो मेन बातें हैं वो मैंने बता दी है। ए पार्टिकल मूविंग्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, एक सर्कल ऑफ रेडियस आर में एक पार्टिकल जो है मूव कर रहा है इन ए यूनिफॉर्म स्पीड टेकन ए टाइम टी टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट। अब एक बात बताइए, एक आपके पास सर्कल है और इस सर्कल की रेडियस आर है और इसे कंप्लीट
सर्कल को कंप्लीट करने के लिए उसने कितना टाइम लिया है, टी टाइम लिया है। आप इस बात को समझिए, जब एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए उसने कितना टाइम लिया है, टी टाइम, ऐसा बोल रहा है। इफ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। अब देखिए एंगल थीटा किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ है बच्चा पार्टी। द मैक्सिमम हाइट अटेंड इट्स इज इक्वल टू 4r। उसने जो मैक्सिमम हाइट अटेंड की है वो किसके बराबर है, 4r के बराबर है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज द गिवन बाय, थीटा की वैल्यू बतानी आपको, और ये नीट में आया हुआ है, इसके ऑप्शन मैंने नहीं लिए क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता, पर आप इस बात को समझिए कैसे इसको जल्दी से फोड़ोगे। अब एक बात सोचिए, एक पार्टिकल को फेंका गया है किसी एंगल थीटा, जो किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल, किस स्पीड से, ये स्पीड u। ये कौन सी स्पीड है, वही स्पीड है जब इस पूरे के पूरे सर्कल को कंप्लीट करने के लिए एक पार्टिकल लेगा, ऐसा इस क्वेश्चन का बोलना है, मेरा बोलना नहीं है। तो एक बात बताइए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी सरकमफ्रेंस दैट इज 2 पाई, और टाइम कितना होगा, t के बराबर। तो स्पीड हमारे पास आ गई, ये इस स्पीड के साथ इसको फेंका गया है। अब बात कर रहा है इसकी मैक्सिमम हाइट 4r के बराबर है। अब सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या था, दैट इज, इससे पहले मैं आपको एक बात सिखाऊंगा और वो बात आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं कुछ कंसेप्ट साथ साथ क्लियर करके चल रहा हूं। देखिए कौन सा कंसेप्ट क्लियर करके चलूंगा, यहां पे देखिए। अब आपको रेंज का फार्मूला करवाया था मैंने, दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। रेंज, रेंज समझते होगे, फिर से याद दिलवा देता हूं, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। और ये एंगल कौन हो गया u, और ये एंगल कौन हो गया थीटा। अब हमारा कहना यह है कि मैं कितने एंगल थीटा के साथ इसको फेंकूं ताकि ये इस डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा दूर जाके गिरे। एग्जाम्पल के तौर पे विराट कोहली किस एंगल पे 6 लगाए कि उसकी 6 की डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो। आप सभी क्रिकेट मैच देखते हो, जैसे ही 6 लगाए तो दिखाते हैं 86 मीटर, 90 मीटर, 20 मीटर। तो हम क्या करते हैं, हम ये पता करना चाहते हैं कि किस एंगल के ऊपर सचिन छक्का लगाए, महेंद्र सिंह धोनी 6 मारे, ताकि ये रेंज क्या हो जाए, मैक्सिमम। अगर हम इस स्पीड को कांस्टेंट कर दें, कि हमने कह दिया कि हम स्पीड को कांस्टेंट कर रहे हैं, और जी भी हमारा कांस्टेंट है, सबको पता है 9.8। अब डिपेंड किसके ऊपर कर रही है रेंज, साइन 2 थीटा पे। रेंज डिपेंड की किस पे, साइन 2 थीटा। अगर ये साइन 2 थीटा मैक्सिमम है, और साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1, साइन 2 थीटा कितना हो गया, 1, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, किस एंगल पे, 90 डिग्री के ऊपर। तो ये 2 थीटा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री। तो इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा, 45। तो थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो रेंज के लिए जो हमारा एंगल होगा वो कितना होगा, 45। अगर मैं आप 45 रखता हूं तो ये बन गया u स्क्वायर बाय जी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो चुकी है। अब इसी टाइम पे मैक्सिमम हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट एंगल किसके ऊपर होगी, 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में 2g, यही तो फार्मूला है। अब u स्क्वायर का u स्क्वायर रहा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना लेंगे, 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और नीचे 2g। तो ये कितना हो जाएगा, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 4g, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g। अब u स्क्वायर बाय g, u स्क्वायर बाय g इसकी वैल्यू क्या है, r है। तो u स्क्वायर बाय g की वैल्यू क्या है, r है। इसको यहां से साफ कर देता हूं, देखिए u स्क्वायर बाय जी की वैल्यू क्या है, r है। तो इस पूरे u स्क्वायर बाय जी की जगह क्या रख दूं, r। तो h इज इक्वल टू में r बाय में 4। तो रेंज किसके बराबर आ गई, दैट इज 4h के बराबर आ गई, ठीक है। और यही बात यहां कह रहा है कि रेंज इज इक्वल टू 4r। ये कह रहा है कि रेंज इज इक्वल टू 4r, जिसको मैंने क्या कर दिया, पहले ही प्रूव कर दिया, आपको शो करके दिखा दिया कि रेंज कैसे आ गई है 4r। वो आपको शो कर दिया, क्योंकि वो भी एक न्यूमेरिकल बनता अलग से, इसलिए आपको शो करके दिखा दिया है कि 4r के बराबर है। सॉरी, दैट इज रेंज इज इक्वल टू 4h के बराबर है। ऐसा गलत हो गया फिर से, अभी निकाला, रेंज इज इक्वल टू 4h। तो यहां पे क्या कह रहा, प्रोजेक्टेड सेम स्पीड टू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इक्वल टू 4r। तो मैक्सिमम हाइट वो किसके बराबर होनी चाहिए, 4r के बराबर, ये बोल रहा है। ये इसका कहना है, बट मैंने यहां पे अलग से क्वेश्चन करवा दिया जिसमें रेंज किसके बराबर होती है, 4h इस प्रकार से होती है जब हमने इस पूरे प्रकरण को सोल्व किया है। तो पर इस क्वेश्चन का कहना उल्टा है, इसलिए बार बार गलती हो रही थी। तो इसका कहना उल्टा है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें फाइंड आउट करना है कि उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा क्या। अब देखिए, अगर मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, दैट इज u स्क्वायर बाय में 4g। ये क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू 4r। अब r की बात करते हैं, देखो
उसकी रेंज के बराबर होगी। अब रेंज का फार्मूला क्या होगा, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय में जी। ये हो गया। अब u की वैल्यू आपके पास ये रही, u की वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन का जो उत्तर है हम किसकी टर्म में निकालेंगे, r की टर्म में निकालेंगे, क्योंकि इसका जो ऑप्शन है वो r की टर्म में गिवन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस r को एज इट इज रख लेते हैं। देखिए मैं इसको सोल्व करके इसको इस तरीके से निकाल देता हूं। देखिए h है, h हमारे पास कितना होगा, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में 2g इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 4r। इक्वल टू किसके बराबर होगा, 4r के बराबर, इस तरह से। ठीक है। आधा क्वेश्चन ये अलग तरीके का था जिसपे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैंने आपको करवा दिया। अब इसकी बात अगर हम आगे करें, u की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 पाई r बाई टी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय में t का स्क्वायर और 2g, यहां कौन रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 4r। अब देखो इस 4 से 4 तो क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। आगे सिंप्लीफाई करेंगे, क्यों निकालना, थीटा निकालना, थीटा निकालना तो ये ऊपर जाएगा, दैट इज आर टी स्क्वायर 2 आगे इंटू जी डिवाइडेड बाय कौन रहेगा, दैट इज पाई स्क्वायर, और ये रेडियस है भाई, इसलिए हम इस रेडियस को दूसरे उससे डिनोट कर देते हैं, इस रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं, दैट इज आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों रेंज और वो एक दूसरे में पजल ना हो, इसलिए आर स्क्वायर को नीचे और यहां पे कौन रहेगा, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं स्क्वायर हटा दूंगा, अगर मैं स्क्वायर हटा दूं यहां से, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट, यहां से क्या निकाल लो, थीटा, थीटा करोगे तो इस तरफ कौन आ जाएगा, साइन इनवर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये बोल रहा है कि एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जो स्पीड चाहिए वो हमने निकाल ली है, तब इसने कह दिया कि हॉरिजॉन्टल जो मैक्सिमम हाइट है वो 4r के बराबर है, तो इसका फार्मूला आपके पास हो गया, ये किसके बराबर कर दिया, 4r। यहां u की वैल्यू निकल रख के और थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, इस तरह से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से फायर किया गया है विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल विद हॉरिजॉन्टल, एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है। यानी कि ये कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है इस तरह से, और यहां पे जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल कौन है, थीटा, इस तरह से। अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लेनेट विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, एक दूसरे प्लेनेट से दूसरा प्रोजेक्टाइल फायर कर दिया भाई, और अब की बार स्पीड कितनी दे दी, 3 मीटर पर सेकेंड, और एंगल हमेशा उसी के साथ रहा, हॉरिजॉन्टल के साथ। ट्रेजेक्ट्री, एंगल फॉलोज ए ट्रेजेक्ट्री विच इज आइडेंटिकल विद ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अर्थ, इसकी ट्रेजेक्ट्री और इसकी ट्रेजेक्ट्री दोनों की क्या है, सेम है, इसलिए मैंने सेम बना दी। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट इज, उस दूसरे प्लेनेट पे कितना, ये तो किस पे है, अर्थ पे है, ठीक है, और ये किस पे है, प्लेनेट पे है, उस प्लेनेट पे हमें क्या करनी है, उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बतानी। मान लिया इसकी यहां पे जी है और यहां आके कितनी हो गई, जी डैश हो गई, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है और इसकी ट्रेजेक्ट्री सेम है, तो आपको ट्रेजेक्ट्री का फार्मूला पता होना चाहिए जो आपको लिखवाया गया था, दैट इज एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय में 2 यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, दोनों का एंगल सेम, एंगल सेम, एक्स भी सेम, एक्स भी सेम, चेंज कौन हो सकता है, जी चेंज हो सकता है और यू कह रहा, क्योंकि यू 5 से 3 हो गया, जी कितना होगा, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जी डिवाइडेड बाय में यू स्क्वायर जो पहले का है वही दूसरे कंपोनेंट का होगा यू स्क्वायर, तभी तो इसकी ट्रेजेक्ट्री सेम होगी, तभी तो ट्रेजेक्ट्री सेम होगी, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री सेम कैसे होगी, जो पाथ उसने फॉलो किया वही इसने, जितना एंगल उसका उतना ही एंगल इसका, जितनी रेंज उसकी उतनी रेंज इसकी, जितना एक्स कंपोनेंट उसका उतना ही इसका, जितना वाई उसका उतना ही इसका, तो ये दोनों के अंदर चेंज था। अब जी की वैल्यू कितनी होती है हमारे यहां, जी, और यू स्क्वायर कितना था, 5 का स्क्वायर, ये वाला ऊपर जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरफ कौन बचेगा, जी डैश, तो यहां पे क्या है 9.8, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, दैट इज जी डैश। सोल्व करके उत्तर निकाल ले, आपके पास उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड
ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी मी मेकिंग एंगल 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल। देखिए फिर से पार्टिकल इस एंगल के साथ कितना बना रहा है आपकी बार 45, और वेलोसिटी किसके साथ फेंका गया है v के साथ, ऐसा बोल रहा है। व्हेन द पार्टिकल लैंड्स ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स मोमेंटम विल बी। मोमेंटम का चेंज पूछ रहा है भाई, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है, मोमेंटम का चेंज। अब इसके लिए मैंने आपको पूरा प्रकरण समझा रखा, आपको कुछ करना ही नहीं। चेंज इन मोमेंटम दैट इज डेल्टा पी किसके बराबर होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही तो होता है, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब देखिए जब आप इनिशियली बात करते हो तो ये कंपोनेंट कौन है, दैट इज यू एक्स, ये कंपोनेंट कौन है, दैट इज यू वाई। जब फाइनली बात करोगे तो ये कंपोनेंट कौन हो गया, यू एक्स, और ये कंपोनेंट कौन होगा, यू वाई। और बार बार कहा गया है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, इसलिए एक्स एक्सिस की तरफ मोमेंटम का चेंज कितना है, 0 है। तो डेल्टा पी अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0, कोई चेंज नहीं है। पर इसने एक्स एक्सिस की तरफ नहीं पूछा, इसने तो नेट पूछ लिया। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। अगर वो बोल देता मोमेंटम चेंज अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज इक्वल टू 0, बट अब उसने क्या पूछा, नेट मोमेंटम चेंज। इनिशियल मोमेंटम जो था वाई एक्सिस की तरफ कितना था, दैट इज एम इज द मास एंड यू वाई, ठीक है, यू वाई इज द कंपोनेंट अलोंग दिस, ठीक है। अब क्या हो गया, P फाइनल क्या हो गया, P फाइनल हो गया नीचे की तरफ, मतलब माइनस, और M कंपोनेंट कौन हो गया, U Y, सेम रहेगा, बस चेंज किस में हुआ, डायरेक्शन में। वही तो चेंज करना, वेलोसिटी का चेंज में क्या होता है, डायरेक्शन में हो या मैग्नीट्यूड में, या मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या हो गई, अलग अलग। मैंने ये भी कहा था कि जिस पॉइंट से लॉन्च हुआ है और जिस पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करेगा, दोनों पॉइंट की जब बात करते हो तो उनकी वेलोसिटी सेम होती है, बट उनकी डायरेक्शन चेंज होती है वाई कंपोनेंट की, पर एक्स कंपोनेंट का कोई चेंज नहीं होता। इसलिए अब देखो कैसे करेंगे, P फाइनल माइनस, तो माइनस M मास हो गया। अब यू वाई कंपोनेंट कितना होगा, देखो यू वाई कंपोनेंट कितना होता है, V कोस साइन 45 डिग्री, तो V साइन 45 डिग्री हो गया, माइनस इनिशियल कंपोनेंट भी कितना M, और क्या हो जाएगा V साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -2mv, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो mv√2 उत्तर आ जाएगा सीधा सा। तो mv√2, नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं किया इसलिए आप भी मत करो, बस वो रख लो। अगला क्वेश्चन है, वेलोसिटी दे रखी है आपको, द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए इज, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, जहां से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया है, इनिशियल पॉइंट कौन सा हो गया, जहां से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया है उसी को इनिशियल पॉइंट कहते हैं। इस प्रकार से लॉन्च किया गया, ए पॉइंट की वेलोसिटी, यानी कि इस पॉइंट की वेलोसिटी v दे रखी है, दैट इज 2i + 3j। कहने का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी कितनी है, 2 है, और वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी कितनी है, 3 है। इसका कहने का मतलब ये है, आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट का मतलब ये है, मीटर पर सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट बी पॉइंट ये है भाई, इसका डायग्राम नहीं है, मैं बना देता हूं, ये है, तो बी पॉइंट ये है। मैंने क्या कहा था, जब प्रोजेक्टाइल, और ये नीट में आया हुआ, रिसेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, जब नीट था आपका तब का क्वेश्चन है, और मैंने ये पूरा प्रकरण आपको समझा है कि जब ए पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वही बी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी होगी, बिल्कुल सेम होगी, और सारे ऑप्शन देखो एक जैसे दे रखे हैं। मैंने क्या कहा था कि एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का कभी चेंज नहीं होता, इसलिए हमेशा ये प्लस का 2 है तो वहां भी क्या होगा, प्लस का 2, तो प्लस का 2 एक इस ऑप्शन में है, एक इस ऑप्शन में, इसमें है ही नहीं क्योंकि माइनस दे दिया पहला ही, इसमें माइनस, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ऑप्शन या तो पहला होगा या दूसरा होगा। फिर क्या कहा था कि जब जिस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया उसका वाई कंपोनेंट ये है, तो बाद में इसका वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, जिसको हम वी वाई कहते हैं। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज, +3 से क्या हो गया, -3, तो -3 तो इस ऑप्शन में, इसलिए उत्तर क्या होगा, ये होगा। और 2 सेकंड का प्रश्न था, बस आपको पता होना चाहिए एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वाई की चेंज होती है डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन को पलट दो, प्लस था तो माइनस कर देते, माइनस होता तो प्लस कर देते, बस, और कुछ नहीं करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एन मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इफ जी इतना द रेंज ऑफ मिसाइल।
ए मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज, किसके लिए फायर किया गया है? मैक्सिमम रेंज। अब मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल कितना है? मैंने आपको बताया था दैट इज थीटा इज 45 डिग्री। अभी अभी आपको समझाया था रेंज की वैल्यू 45 डिग्री कैसे आई थी, पीछे ही अभी न्यूमेरिकल, जब फर्स्ट न्यूमेरिकल किया वहां समझाया था कि जब थीटा 45 डिग्री होता है तो रेंज मैक्सिमम होती है। इटसेल्फ क्वेश्चन कई बार आता है किसी कंपिटिटिव एग्जाम में कि मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होती है। इनिशियल वेलोसिटी कितने के साथ? 20 मीटर पर सेकंड के साथ u। जी दे रखा है रेंज ऑफ मिसाइल, तो रेंज का फार्मूला क्या हो गया? u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। u का मतलब 20 का स्क्वायर गुणा 20 का स्क्वायर, और ये क्या होगा? साइन 2 गुणा थीटा, तो 45 गुणा 2 90, साइन 90 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय जी कितना? 10, तो इससे कैंसिल आउट, दैट इज 40 मीटर। उत्तर कितना आ जाएगा? 40 मीटर। बस 20-20 सेकंड के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चन आपको नहीं दिए हुए। अगला क्वेश्चन, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल के ऊपर फायर किया गया है विद हॉरिजॉन्टल। फिर से वर्ड क्या आ गया? हॉरिजॉन्टल। तो प्रोजेक्टाइल को फिर से किसके साथ फायर किया गया? हॉरिजॉन्टल। एंगल कितना है? 45 डिग्री। याद रखनी ये बात, हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ है। एलिवेशन ऑफ एंगल, एलिवेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये क्वेश्चन किसका आ गया है? एलिवेशन का आ गया है। एलिवेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल मैंने आपको करवाई थी। इसका क्वेश्चन का उत्तर आपको डायरेक्ट मिलना चाहिए, दैट इज 45 डिग्री, 60 डिग्री, या tan इनवर्स 1/2 या tan इनवर्स √3/2। ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन है, यहां आएगा, इसके साथ आएगा tan इनवर्स √3/2 सीधा। और आपको ये पूरा प्रकरण मैंने समझाया था, आपको कहा था कि ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ठीक है, ये एंगल क्या है? थीटा है, और इसके साथ एलिवेट कर दिया इस प्रकार से। ठीक है, ये रेंज है तो ये इसका आधा हो जाएगा, ये कौन हो जाएगी? मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। इस एंगल को क्या बोल दिया? फाई बोल दिया। ठीक है, फाई बोल दिया। इस एंगल को क्या बोला? फाई। अभी अभी मैंने बताया था कि tan फाई की वैल्यू किसके बराबर होगी भाई? h डिवाइडेड बाय r/2, दैट इज h इज परपेंडिकुलर एंड r/2 उसी के बराबर होगी। इसको फिर से सोल्व करवा देता हूं। ये क्या होगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और इसके साथ कौन रहेगा? 2। रेंज का फार्मूला दैट इज u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा, जिसको हम क्या लिखते हैं? साइन 2 थीटा लिखते हैं, और डिवाइडेड बाय जी। तो जी से जी कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, यू से यू, एक साइन थीटा से एक कैंसिल, एक बच गया तो साइन बाय कोस दैट इज 1/2 दैट इज tan थीटा। ठीक है, 1/2 tan थीटा। अब इसने कितने एंगल के साथ फायर किया? 45 डिग्री एंगल के साथ। थीटा की वैल्यू कितनी दे रहा है? 45 डिग्री। हमारे पास रिलेशनशिप आया था tan फाई इज इक्वल टू 1/2 tan 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1, तो फाई कितना होगा? दैट इज tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2। बस था इतना ही, ये क्वेश्चन इतना ही था, मैंने आपको फार्मूला करवा रखा, फिर से मैंने आपको रिवाइज कर दिया एक बार फार्मूला। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो बात करवाई उन्हीं में से प्रश्न आएंगे, बाहर से कोई क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, याद रखना ये बात। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। देखिए आप एक प्रोजेक्टाइल बना दीजिए, जो ये कहता वो कर दीजिए। मैक्सिमम हाइट ये है और इनिशियल स्पीड हमारे पास है u, और इस एंगल को क्या बोल दिया? थीटा। क्या कहता है कि प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट, इसकी जो स्पीड मैक्सिमम हाइट के ऊपर है वो आधी है इनिशियल स्पीड से, ये बोल रहा है। तो हमने वही काम कर दिया। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब थीटा की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी? थीटा की। अब एक बात सोचिए, जब मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं, अभी किसी बच्चे को ये ध्यान होगी तो मैं आपको बता देता हूं, यहां से न्यूमेरिकल केवल 2 सेकंड का था, कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर केवल इन जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। कौन सा कंपोनेंट होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और मैक्सिमम हाइट के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। केवल कौन सा कंपोनेंट होता है? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट तो 0। मतलब इसका ये कंपोनेंट है एक्स वाला, और वर्टिकल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता। ये आपको पहले ही बता दिया कि वर्टिकल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता है, इसलिए जो Vx है वो किसके बराबर होगा? Ux के बराबर होगा।
यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज u बाई 2, और ux की वैल्यू कितनी थी, दैट इज u cos थीटा, ये कंपोनेंट यही तो होता है u cos थीटा, इस प्रकार। तो ये कैंसिल आउट, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 किस पे होता है, cos की वैल्यू 60 डिग्री पे, तो उत्तर कितना 60 डिग्री, ए वाला उत्तर पंच कर दो। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल 45 डिग्री माइनस थीटा एंड 45 डिग्री प्लस थीटा, हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन द रेशियो ऑफ। अब मैं इसकी बात करता हूं, देखो जब थीटा 45 डिग्री होता है तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, मैक्सिमम होती है, दैट इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। पहला पॉइंट जो याद रखना आपको, ये पहला पॉइंट याद होना चाहिए, जब एंगल 45 डिग्री तो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम। अगर सचिन को 6 मैक्सिमम रेंज का लगाना है, विराट कोहली को मैक्सिमम रेंज का लगाना है, तो उसके लिए एंगल कितना बनाना पड़ेगा उसको, 45 डिग्री। दूसरी बात, रेंज का फार्मूला देखिए, दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये हो गया। अब थीटा की वैल्यू एक बार कह रहा है कि 45 माइनस थीटा रखिए, एक बार 45 प्लस थीटा रखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बार जब एंगल 45 माइनस थीटा है, एक बार एंगल 45 प्लस थीटा है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो क्या होगा। तो रख लीजिए, ये पहली इज इक्वल टू में u स्क्वायर और साइन 45 माइनस थीटा करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, दैट इज 90 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। साइन 90 माइनस 2 थीटा किस में चेंज हो जाएगा, दैट इज u स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, यही तो बन जाएगा। 90 पे 270 पे एंगल चेंज होते सबको पता है। दूसरी रेंज की बात करते हैं, तो दूसरी रेंज की बात करेंगे तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा, अब की बार 45 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। फिर से ये चेंज किस में हो जाएगा, u स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, दैट इज r सेकंड। अब आपको दिखाई दे रहा होगा जो पहली रेंज है एग्जैक्टली दूसरी रेंज के बराबर है, इसलिए रेशो हो जाएगा 1:1, इसलिए रेशो हो जाएगा 1:1। अब आपको एंगल के पेयर बताता हूं जिसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, सेम होती है। पहला पेयर है, याद रखने का है, इसको सोचने की जरूरत नहीं है, 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा, हॉरिजॉन्टल रेंज इस पेयर के लिए हमेशा क्या होती है, सेम होती है। चाहे एंगल को आप 45 प्लस थीटा ले लीजिए, चाहे एंगल को आप 45 माइनस थीटा ले लीजिए, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहेगी, सेम। इसको मैं थ्योरी में भी करवाता, पर मुझे पता था कि न्यूमेरिकल ऐसा दिया मिलेगा, इसलिए मैंने वो यहां पे करवा दिया। दूसरा पेयर थीटा एंड 90 माइनस थीटा, दूसरा पेयर ये याद रखें, जिसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहेगी, सेम। ये दोनों पेयर आपको याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहला पेयर 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम, इसलिए रेशियो 1:1 आया। दूसरा एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा, इसके लिए भी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, सेम होती है। और इससे पहले पहला पॉइंट, जब थीटा 45 डिग्री तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। Question number 26. A particle A is dropped from a height and another particle B is projected in the horizontal direction with speed of 5 meter per second from the same height. Then correct। देखो कितना सिल्ली सा क्वेश्चन दे रखा है, क्या इसमें बताओगे तुम। मान लिया जाए ये कोई हाइट है, इसने क्या काम किया है, ए पार्टिकल ए इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, मान लीजिए h हाइट है, यहां से एक पार्टिकल को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, ऐसे नीचे ड्रॉप कर दिया। अनदर पार्टिकल बी, ये कौन पार्टिकल है, ए है, दूसरा पार्टिकल है बी, उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया है इस तरफ, तो ऐसे प्रोजेक्ट किया तो ये बन गया, जिसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि जब एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दे और दूसरे पार्टिकल को इस तरह से फेंक दे तो क्या होगा। पहला, पार्टिकल ए विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, पार्टिकल बी विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, बोथ पार्टिकल विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली एंड बोथ पार्टिकल विल रीच एट ग्राउंड विद सेम। तो अब एक बात देखिए, जब किसी भी पार्टिकल की बात करते हैं तो पार्टिकल की बात करेंगे तो हम क्या बात करते थे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या था, 2h/g के बराबर अंडर द रूट। ठीक है, अब चाहे चाहे
चाहे पार्टिकल को ऐसे फेंका जाए, चाहे पार्टिकल को ऐसे फेंका जाए, कोई भी केस जब आप लोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू में 2h/g। दोनों के लिए टाइम पीरियड सेम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये y एक्सिस की तरफ आ रहा है, इसलिए इनिशियल y एक्सिस की तरफ वेलोसिटी 0 और इसकी भी इनिशियल y एक्सिस की तरफ क्या, वेलोसिटी 0। दोनों में फार्मूला लगेगा, दैट इज uy इंटू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0, ये दोनों के लिए माइनस h हो गया, इसके लिए भी इसके, क्योंकि हाइट क्या है, सेम है। अब क्या बच गया, हाफ जी टी स्क्वायर बच गया। उससे निकालोगे तो टाइम पीरियड फिर से क्या आएगा, 2h/g। तो दोनों के दोनों पार्टिकल जो है सेम जो है रीच एट ग्राउंड साइमल्टेनियसली। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया। डी वाला स्पीड आएगा भाई इसके आगे, सेम स्पीड, ठीक है, वो नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 की बात करेंगे। द प्रोजेक्टाइल ऑफ ए सेम मास, जब प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, ऑफ ए सेम मास एंड विद सेम वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल का मास भी सेम, वेलोसिटी भी सेम, आर थ्रू एट एन एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, देन विच विल रिमेन सेम। अब आप एक बात देखिए, दैट इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इस बात को आते ही आपको एक बात ध्यान रखना, मैंने कहा था कि चार पेयर जिनके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम, 45 प्लस थीटा, 45 माइनस थीटा, 45 माइनस थीटा और थीटा और 90 माइनस थीटा, ये चार पेयर है जिनके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहती है, सेम रहती है। ये बार बार मैं आपको बोल रहा हूं। अब यहां पे देखिए, अगर मैं इस 30 को थीटा मान लूं तो ये कितना होगा, 90 माइनस 30, कितना बचेगा, 60 डिग्री। तो आपको ये कौन सा पेयर दिखाई दिया, ये वाले पेयर दिखाई दिए जिसके लिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है, सेम होती है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इफ द बॉडी ए ऑफ मास m इज थ्रोन विद वेलोसिटी v एट एन एंगल 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, फिर से उस प्रोजेक्टाइल का एंगल किस पे दे रखा है, 30 डिग्री पे, इस प्रकार से, और वेलोसिटी क्या दे दी, v के बराबर दे दी। Another body B of a same mass is thrown with same speed and angle of 60 degree to the horizontal. Range of horizontal range, एक 30 पे, दूसरा किस पे, 60 पे, फिर से क्या बन गया, थीटा एंड 90 माइनस थीटा। देखो फिर से रिपीट हो गया, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। सोल्व करने की जरूरत नहीं, आपको याद होनी चाहिए ऐसी बातें। मैंने पहले ही कहा था कि आप सारे क्वेश्चन पढ़ दोगे, सारे ये नीट के पीवाई क्यों है भाई, ये सारे नीट और जो पहले AIPMT होते थे, AIPMT नाम से जाना जाता था, वो सारे PYQ आपके सामने यहां पे प्रस्तुत हैं। द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेरिटेरियन इज 16 किलोमीटर। उसकी रेंज दे रखी है मैक्सिमम, दैट इज 16 किलोमीटर। जी की वैल्यू कह रहा है कि 10 यूज कर लो, कर ली हमने यूज। देन मुजल वेलोसिटी ऑफ ए सेल मस्ट बी, कितनी होगी, स्पीड बतानी है, तो दैट इज रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। पर इसके लिए क्या हो गया 1, क्योंकि क्या दे रखा है, मैक्सिमम रेंज दे रखा है, और मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 थीटा कितना होगा 1। यू की वैल्यू बतानी है, तो 16 किलोमीटर गुणा में 10 इज इक्वल टू यू का स्क्वायर। तो या इसको हम क्या करेंगे, 16 गुणा 10 और उसके ऊपर क्या आएगा रूट, इसको कर सकते हैं 4√10 इज इक्वल टू स्पीड, 4√10। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन मिल नहीं रहा हमें, तो इसको अगर हम देखें तो 16 किलोमीटर जी की वैल्यू दे रखी है, अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो ये कोई भी आंसर इसके अंदर नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये 16 किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करो और उसके बाद सोल्व करो। ठीक है भाई, तो 16 किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, गुणा में कितना कर दिया 10 अंडर द रूट। अब देखो 16 का भार कितना 4, 3 और 1 4 का भार कितना 2 0, तो कितनी होगी 400 मीटर पर सेकंड, 400 मीटर पर सेकंड उत्तर आ जाएगा। ठीक है, किलोमीटर को मीटर में है, गलती से मेरे से रह गया था वो मीटर में चेंज करना। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, 30 का क्वेश्चन है, द पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए अब क्वेश्चन किसका आ गया है, यूनिफॉर्म। अभी तक किसके थे, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के PYQ जितने भी हैं मैंने सारे करवा दिए। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द इन कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस RA एंड RB, यानी कि दो रेडियस के सर्कल हैं
इस प्रकार एक की रेडियस क्या है आर ए है और एक की रेडियस क्या है आर बी है। ये कोसेंट्रिक है जिनका सेंटर एक ही है। इस तरह से इसमें से एक की रेडियस आर ए है और एक की रेडियस क्या है आर बी है। इस तरह से हैं ये दो सर्कल। विद स्पीड एक के लिए क्या हो गई वी ए और दूसरे के लिए स्पीड क्या हो गई वी बी हो गई। देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम। उनका टाइम पीरियड ए का जो है वही टाइम पीरियड किसका दे दिया बी का। ये किसने बोला इसने, मैंने नहीं बोला, स्टेटमेंट ने बोला। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए एंड बी। अब आपको पता है कि टाइम पीरियड किसके बराबर होता है 2 पाई बाय ओमेगा। ये फार्मूला पता होना चाहिए, टाइम पीरियड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब कहोगे सर हमें कैसे पता, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी को क्या कहते हैं ओमेगा, और इसी एंगुलर स्पीड की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारे लीनियर वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लीनियर स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एंगुलर स्पीड क्या होगी एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस पूरे सर्कल में कितनी होती है 2 पाई, जिसको 360 कहते हैं, और टाइम कितना टी। ठीक है, अब दोनों का टाइम क्या बोल रहा है वो सेम। इसको आप कोई काम नहीं है, ये आपको बता दिया गया है। अब दोनों का टाइम पीरियड क्या कर रहा है सेम कर रहा है, तो सेम कर रहा है तो टाइम पीरियड ऑफ ए कितना है दैट इज इक्वल 2 पाई बाय ओमेगा ए, 2 पाई बाय ओमेगा ए। और दूसरा टाइम पीरियड बी वो कितना हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा बी। दोनों को सेम करो, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा ए इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा बी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ओमेगा ए इज इक्वल टू ओमेगा बी। तो दोनों की जो हमारे पास रेशियो आ जाएगा वो 1:1 रेशियो आ जाएगा। ये सारे आपको पजल करने के लिए गिवन है, कोई काम नहीं है उनका। तो ये क्वेश्चन आपके सारे थे प्रोजेक्टाइल और उस पे। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे जो डायरेक्ट आपको मिलेंगे यहां पे। कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं। यहां से देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 नीट सेकंड 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अगर मैं आपके सामने करूं, इन द गिवन फिगर ए इज 45। पहले तो फिगर बना देता हूं कुछ इस तरह का, ये आपके साथ पास फिगर है, और इस फिगर के अंदर बोल दिया कि ये इसकी रेडियस है, और इसके बाद जो एक्सेलेरेशन दे रखी है वो नेट ए है, जो एंगल 30 डिग्री बनाते हुए है इसके साथ। ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है। ठीक है, इन द गिवन फिगर ए इज 15 मीटर पर सेकंड रिप्रेजेंट द टोटल एक्सेलरेशन। मतलब ये क्या है नेट एक्सेलरेशन है, टोटल है। टोटल किस किस का हो सकता है, सेंट्रीपिटल का हो सकता है, और उसके साथ साथ किसका हो सकता है, और दूसरा टेंजेंशियल का हो सकता है, दोनों को मिला के। पार्टिकल मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सर्कल ऑफ रेडियस, और रेडियस कितनी दे दी दैट इज 2.5 मीटर ये दे दी है। एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज, हमें क्या बतानी है स्पीड बतानी है। अब स्पीड ऑफ पार्टिकल बताने के लिए हमें इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, और ये सर्कल में घूम रहा है, इसलिए यहां पे कौन सी एक्सेलेरेशन होगी सेंट्रीपिटल, जिसको हम क्या कहेंगे दैट इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, इस तरह से कहेंगे। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नेट इस तरफ है, तो सेंटर की तरफ पॉइंट कौन सा होगा इसका, हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर ये नेट एक्सेलरेशन है तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ होगा और एक कंपोनेंट किस तरफ होगा इस तरफ। ये तो इसका कंपोनेंट सेंट्रीपिटल होगा और एक कंपोनेंट इसका होगा टेंजेंशियल। जब आपको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताई थी तो वहां बताई थी कि इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक अलोंग द सेंटर और एक अलोंग द टेंजेंशियल। तो सेंटर के अलोंग कितना है ए का, सेंटर के अलोंग कंपोनेंट जिसको AC कहेंगे दैट इज A cos 30 डिग्री, यही तो होगा। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इंटू में A, इस प्रकार से हो गई। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब हमारे पास आ गया √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, ये सेंट्रीपिटल, और इसको क्या लिखेंगे v स्क्वायर बाय r, इसके बराबर लिखेंगे।
अब एक्सेलरेशन हमारी थी 15, कितनी थी 15। तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो √3 डिवाइड बाय 2 और साथ में कौन 15 v स्क्वायर बाय आर। इस आर को इस तरफ लो, आर को यहां लेंगे और आर की वैल्यू कितनी है 2.5। इस पूरे को सोल्व कर लीजिए, आपके पास कौन आ जाएगा v स्क्वायर, और उससे आप क्या निकाल सकते हो v निकाल सकते हो, इजीली आपका उत्तर आ जाएगा। आप इस तरीके से आप इसके उत्तर को फाइंड आउट कर सकते हो। आपको पजल करने के लिए ऐसा बोल रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस क्वेश्चन का, मतलब अगला जो क्वेश्चन होगा वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 42, और ये आया हुआ 2011 जब AIPMT हुआ करता था। ए पार्टिकल मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कितने 5 सेंटीमीटर के रेडियस के सर्कल में क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड, जिसकी कांस्टेंट स्पीड और टाइम पीरियड कितना दे दिया 0.25 सेकेंड। स्पीड कैसी दे दी कांस्टेंट। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, अब एक्सेलरेशन पार्टिकल की बतानी है तो हमारे पास क्या हो जाएगा फार्मूला v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ये फार्मूला। अब हमारे पास v तो नहीं है, इसलिए हम इसका दूसरा फार्मूला लगा सकते हैं, दैट इज r ओमेगा स्क्वायर। ये भी तो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, और वही पूछ रहा है एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है इसलिए इसका मतलब उसकी मोशन कैसी है यूनिफॉर्म सर्कुलर, और जहां यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है वहां टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी होती है 0। ये आपको जब मैंने थ्योरी करवाई वहां बता दिया था, ठीक है। अब क्या होगा ओमेगा, ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं, अभी अभी फार्मूला सिखाया था 2π/t। 1/t टाइम पीरियड दे ही रखा है, दैट इज 2π, और टाइम पीरियड का फार्मूला कितना है 0.25। तो पाई से पाई कैंसिल, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर जाएगा, इस 2 से 2, तो ओमेगा कितना आ जाएगा 10। आर की वैल्यू इस फार्मूले में रखते हैं, देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाय कितना होगा 100, गुणा में ओमेगा स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, तो इससे कैंसिल आउट, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये उत्तर आ जाएगा आपके पास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी का अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है स्टोन इज टाइड टू ए एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर लॉन्ग, वो 1 मीटर लॉन्ग है, उसकी रेडियस मान लो 1 मीटर, लेंथ कितनी है 1 मीटर है, उससे कनेक्ट कर दिया है, एंड व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ कांस्टेंट स्पीड इफ ए स्टोन मेक्स 22 रिवॉल्यूशन इन 40 सेकंड। कितने रिवॉल्यूशन 22 रिवॉल्यूशन इन 44 सेकंड, कितने सेकंड में 44 सेकंड में 22 रिवॉल्यूशन को कंप्लीट किया है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन। फिर से मैं आपको बता दूं ये एक्सेलरेशन कौन सी है सेंट्रीपिटल है, जिसको आप लिख सकते हो v स्क्वायर बाय r या फिर r ओमेगा स्क्वायर। कहोगे सर कैसे, फिर से उसने आपको हिंट दे दिया यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड मतलब उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या है 0 के बराबर है। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं, क्योंकि हमारे पास 22 रिवॉल्यूशन 44 सेकंड में है, तो एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना 44/22, तो इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो मतलब ये क्या दे दी फ्रीक्वेंसी, आपको याद होना चाहिए ये क्या दे दी फ्रीक्वेंसी, ये क्या दे दी फ्रीक्वेंसी 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 2 बार घूमता है वो, तो उसकी क्या मिल गई हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई है, और हमें पता क्या करना है एक्सेलरेशन पता करनी है। तो हमारे पास क्या होगा ओमेगा का फार्मूला दैट इज 2π डिवाइडेड बाय टी, और 1/t को हम क्या कहते हैं बच्चा पार्टी फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा कितना हो जाएगा दैट इज 2π, और 1/t को क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी, तो यहां क्या लग जाएगा फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा कितना होगा दैट इज 2π, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 है, तो कितनी हो जाएगा 4π हो जाएगा, ठीक है। आगे हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, तो आपके पास r की वैल्यू कितनी होगी 1 मीटर, क्योंकि ये जब ये सर्कल यहां से इसको टाइड कर दिया 1 मीटर से, तो ये घूमे तो ऐसे हीगा, तो इसकी रेडियस कितनी बन जाएगी 1 मीटर, गुणा में ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मतलब 4π का स्क्वायर, 4π का स्क्वायर, तो मतलब 16π स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगी एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब देख लो इसमें उत्तर कौन सा है, वो आपके पास मैच हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन, तो पाई स्क्वायर दूसरा है, डायरेक्शन अलोंग द रेडियस पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड, और पाई स्क्वायर बाय 4। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है,
तो ये उत्तर हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है, उसको चेक करना पड़ेगा। दोबारा करते हैं इसको, कहीं ना कहीं मिस्टेक हमारे से हुई है। मिस्टेक कहाँ हुई है वो देखिए। क्या हुआ है कि 22 रिवॉल्यूशन इन 44 सेकंड, तो एक रिवॉल्यूशन 2 सेकंड में, ये फ्रीक्वेंसी नहीं भाई, यहां पे गलती हो गई हमसे, देखिए यहां से मिस्टेक हो गई है। क्या कह रहा है, मैं इसको दोबारा से आपको यहां से रिपीट करवा देता हूं। इसने कहा कि 22 रिवॉल्यूशन इन 44 सेकंड है भाई, तो एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना लेगा, दैट इज 2 सेकंड। तो ये क्या दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है भाई, ये टाइम है जो मेरे से गलती हो गई थी वो दोबारा बता रहा हूं। तो 2 सेकंड इसका टाइम पीरियड है। अब ओमेगा निकालोगे तो दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय में टी, और टी की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इससे कैंसिल आउट, तो यहां कितना हो गया, पाई। अब निकालो एक्सेलरेशन, दैट इज सेंट्रीपिटल, और यहां पे आर है 1, देखो 1 था, और ओमेगा कितना हो जाएगा, पाई का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर, और किस तरफ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। अब देखिए पाई स्क्वायर एंड डायरेक्शन अलोंग रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, यही तो है। अवे फ्रॉम द सेंटर वाला ऑप्शन नहीं होगा, यही होगा। तो इसलिए हमारे पास पाई स्क्वायर एंड टुवर्ड्स द सेंटर, पाई स्क्वायर और किस तरफ हो जाएगा, सेंटर की तरफ हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है किसी न किसी नीट एग्जाम का ही क्वेश्चन ये भी। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस, उसकी रेडियस कितनी दे रखी है भाई, रेडियस दे रखी है 20 बाय में पाई मीटर, इतनी, विद ए कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसकी कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ। इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 80, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 80 मीटर पर सेकंड दे रखी है। एट द एंड ऑफ ए सेकंड रिवॉल्यूशन, कितने रिवॉल्यूशन, दूसरे रिवॉल्यूशन के एंड में, रिवॉल्यूशन कितने दिए, 2, तो नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, याद रखनी है सारी बातें, लिख लिया। आफ्टर मोशन विद बिगन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज, क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल रहा, ये कितनी रेडियस में घूम रहा है, r इज इक्वल टू 20 बाय पाई, और कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, v वेलोसिटी, जिसको 80 मीटर पर सेकंड कह दिया। जब 2 रिवॉल्यूशन हो गए तब उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें क्या करनी है, फाइंड आउट। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, दैट इज r इंटू एल्फा। ठीक है, अब r तो हमारे पास है, दैट इज 20 बाय पाई, कोई चक्कर नहीं है। अब हमें चाहिए अल्फा, और अल्फा कौन है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये सारा काम किससे स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as नाम का एक फार्मूला होता है, सभी को पता होना चाहिए। जब इसी को एंगुलर की टर्म में लिखूंगा तो v बन जाता है क्या, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि दिस इज द लीनियर वेलोसिटी एंड दिस इज फॉर एंगुलर वेलोसिटी। ये किसके लिए है, एंगुलर वेलोसिटी के लिए है। इज इक्वल टू, ये u है तो इसको क्या कहेंगे, ओमेगा नोट, दैट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, प्लस 2, ये हो जाएगा अल्फा, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी थीटा। ठीक है, इसने कितने रिवॉल्यूशन किए, 2, तो थीटा कितना हो गया, 2 गुणा में 2 पाई, एक रिवॉल्यूशन में कितना घूमता है, 2 पाई, तो 2 रिवॉल्यूशन में कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा, दैट इज इक्वल टू 4 पाई। ये फार्मूला सबको पता है लीनियर वेलोसिटी का, इसी को एंगुलर में बदल के आपको सिखा दिया, और आपको पता भी होना चाहिए। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना सर्कल में घुमा, 2 रिवॉल्यूशन थे इसलिए 4 पाई, एक होता तो 2 पाई हो जाता। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 रिवॉल्यूशन है, वेलोसिटी दे रखी है v नाम की वेलोसिटी दे रखी है, तो इससे हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, तो v बाय में r किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय r का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। ठीक है, इसके बाद 2 अल्फा निकालना, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई। वी स्क्वायर कितना हमारे पास, 80 का स्क्वायर, दैट इज 80 मल्टीप्लाई बाय 80, और आर स्क्वायर मतलब 20 बटे पाई, मतलब 20 20 400, और भाग पाई है तो ऊपर पाई का स्क्वायर, 1 2 1 2, 4 दूनी 8। ठीक है, इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू 4 पाई। अब 4 पाई से कैंसिल करेंगे तो 1 पाई गया, और ये गया 2। अब क्या होगा, देखो 2 दूनी 4, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यहां पे पाई इज इक्वल टू में 2 इंटू एल्फा, एक 2 से 2 और गया, तो यहां पे कितना बचा, 2 पाई इज इक्वल टू
अल्फा। अल्फा कितना आ गया 2 पाई। अब हमें कौन फाइंड आउट करना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज आर अल्फा। आर की वैल्यू कितनी है 20 बटे पाई और अल्फा हमने निकाला 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, दैट इज 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उत्तर आ गया 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट लेक्चर था और आपको पूरे तरीके से अगर आप इसको देखते हो और कंप्लीट लेक्चर देखते हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो एज इट इज नीट के अंदर मिलेंगे। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।